ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। एंड इस चैप्टर का जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एंड इस चैप्टर के अंदर की सारी चीज़ें हम एक स्टोरी के रूप में देखेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक बहुत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से ये चैप्टर बता दूँ, बिकॉज़ इसमें किसी और का घाटा नहीं होगा और इसमें आपका भी फ़ायदा होगा और मे बी मेरा भी फ़ायदा होगा, बिकॉज़ मैं इस चैप्टर को 3 महीने बाद देख रहा हूँ, सो आई कैन गेट रिकलेक्ट टू दिस चैप्टर। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देना चाहता हूँ। गाइस, कभी भी आप हिस्ट्री को एज अ बिगेस्ट टॉपिक मत मान के चलो। हिस्ट्री में सब कुछ अगर आप कहानी के तौर पे मान के चलते हो देन इट कुड बी द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एंड मैं CSST पढ़ता हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टेबलाइजमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश में क्या डिफरेंस है? अगर आप मुझसे पूछते हो तो देयर इज नथिंग बट अ सटल डिफरेंस। आप इसे मेरे एक सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हो। तो लेट्स से कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज़ अ गवर्नमेंटल साइट जो कि भारत के अंदर आती है। सो ये एक तरीके की कंपनी हो गई जो कि इंडिया को प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है एक कंपनी थी जो कि ब्रिटिश के अंडर आती थी। यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी थी जिनका काम था अलग अलग जगह पर जाकर ट्रेडिंग करना, और इन्हें मेनली ईस्ट इंडिया इसीलिए कहा गया है बिकॉज पहले एशिया का ऑलमोस्ट 90% ऑफ पार्ट, लाइक अभी जो भी आप लेवांत, कॉकेसस और जितने भी तरीके के रीजन देख रहे हो वो सारे में भी इंडिया के ही पार्ट थे। एंड बिकॉज वो इंडिया के पार्ट थे इसलिए उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया है। तो बेसिकली मैं कहानी की शुरुआत करूंगा 1498 से। अब 1498 से कहानी शुरुआत करने का एक छोटा सा रीज़न है। 1498 में वास्को डी गामा ने एक सी रूट ढूंढा था इंडिया के लिए। अब इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छा सा कारण है, और जो कारण है वो ये है क्योंकि पोर्तुगीज़ या फिर जो ब्रिटिशर्स हैं वो उस एरिया से, यूरोप से एशिया एक लैंड रास्ते से भी आ सकते थे, बट ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता था। या इसके पीछे दूसरा रीज़न भी है, और वो ये है कि उस बीच में जितने भी कॉकेसस रीजन और लेवांत रीजन के कंट्रीज पड़ते थे वो उन्हें ब्लॉक कर रहे थे। अब कॉकेसस रीजन और लेवांत रीजन क्या है भाई? तो बेसिकली ये एक रीजन है एशिया के अंदर जिसके अंदर कुछ कुछ कंट्रीज आती है जैसे इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। एंड पोर्तुगीज़ ने यानी वास्को डी गामा ने वोया किया, इंडिया के लिए सी रूट ढूंढा एंड वो इंडिया पहुंच भी गए। अब जब वो इंडिया पहुंचे तो वो लैंड किए थे केरला में, एक जगह है जिस जगह को हम बोलते हैं कैलीकट, और वहाँ पर एक स्पेशल फाइबर था, स्पेशल टेक्सटाइल था जिसे पोर्तुगीज़ ने आगे चल के कैलिको नाम दे दिया, एंड जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना। अब उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आने वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के इस चैप्टर में हम इतना जान सकते हैं कि ये एक फेमस टेक्सटाइल था। सो आफ्टर दैट अभी हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो गाइज, मैं आपको बताता हूँ, पोर्तुगीज़ के बाद बहुत सारी अदर कंट्रीज भी आई जैसे कि फ्रांस, हॉलैंड, डच और साथ ही साथ आई इंग्लैंड। अब इन सब का जो मेन कारण था वो था यहाँ पे आके ट्रेड करना। सब कुछ एकदम सही था अंटिल 1707। अब ब्रिटिशर्स जो है वो एक बहुत ही हेवी प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो चुका था। आप खुद ही सोच के देखो कि किसी भी एक जगह पर एक दुकान या एक बिजनेस कितने दिन तक रह सकता है। मैं मानता हूँ कि वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक, या फिर अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 साल तक रह सकता है अगर उसकी कोई नींव नहीं है तो। सो व्हाट आई एक्चुअली मीन बाय दिस इज कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भी जो नींव है ना वो बिखरने लगी थी, वो काइंड ऑफ लाइक टूटने लगे थे, और उनकी एस्टेब्लिशमेंट और ट्रेडिंग हॉल जो है ना वो धीरे धीरे टूटने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जैसे मैंने एनालॉजी दी उसी के हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही थी, लेकिन चीज़ें जो है ना चेंज
होने लगती है जब बिलीफ चेंज होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए था एक सपोर्ट, जिस सपोर्ट को दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब एक लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। उसने एक ट्रीटी साइन करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दी और उस ट्रीटी को हम सब्सिडियरी एलियंस कहते हैं। अब सब्सिडियरी एलियंस क्या है भैया? सब्सिडियरी एलियंस जो है ना एक तरीके का एलियंस है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रिटिश के ऊपर जो है ना पूरा अधिकार है। ब्रिटिश जो है ना इंडिया के सारे रेवेन्यू और मिलिट्री सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। अब इससे जो है ना बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप खुद ही सोच के देखो कि आप इतने गरीब हो कि आपके पास एक रोटी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, तो आपको अगर एक ऐसे रूम में बैठा दिया जाए जहाँ पर सोने, हीरे और जवाहरात गरे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? उसे उखाड़ोगे, उसे आप लोगे। एंड ऐसा ही किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा एक बड़े नुकसान में चल रही थी और जब उन्हें ये एक वे दिखा, उन्होंने इसका यूज़ किया। चीज़ें चेंज नहीं हुई तब तक जब तक औरंगजेब नहीं मरा। औरंगजेब के मरने के बाद यानी 1707 के बाद जितने भी उसके बेटे थे उन्होंने बोला भाई हम अपने जगह पर जाएंगे, हम अपने जगह पर जाएंगे और हम अपना अपना राज्य करेंगे। और इससे जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया अपने ट्रेडिंग को थोड़ा और एक्सपेंड करने के लिए। और उन्होंने ना इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को जो है ना हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी और तीसरे पार्ट को जो है ना हम लोग मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते हैं। और इंडिया को ये 3 पार्ट में डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन ये हुआ। चीज़ें सिंपल थी 1748 तक। अभी यहाँ तक जो है ना इस टाइम तक किसी पे भी अत्याचार नहीं किया जा रहा था। फार्मर की हालत लगभग सही थी, सब लोग अच्छे से रह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम शुरुआत होती है ग्रेनेडिक वॉर से।